साथियों, जय भीम जय पेरियार। आज के छोटे से एपिसोड में मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। पूरा गोदी मीडिया ये कहने पर आमादा है कि इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। भारत विश्व गुरु बस बन ही गया, जैसे विश्व गुरु बनने के आखिरी पायदान पर आकर खड़ा हो गया हो कि इससे अब आगे बढ़ते ही पाला छू लिया जाएगा और भारत विश्व गुरु बन करके दुनिया के सामने उभर के सामने आ जाएगा। लोगों के मनों में, दिमागों में कुछ ऐसी बातें भर दी गई हैं जिससे लोग ये महसूस करने लगे हैं कि लोग की जो देश है बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है। तो मैं यहाँ एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इंडिया इज ग्रोइंग और इट इज स्वेलिंग। मतलब ये वास्तव में विकास हो रहा है या केवल भारत सूजन की, शरीर में आने वाली सूजन को शक्ति समझ बैठा है। तो ये जो सूजन है ये किस बात की सूजन है? ये जो राजनीतिक सूजन जो पूरे भारत के ऊपर आवरण के रूप में चढ़ा दी गई है, ये सूजन कैसी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये जो मनुवादी गोदी मीडिया है या फिर ये मनुवादी सरकार के नुमाइंदे जो संसद में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? पहली बात तो भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और बस विश्व गुरु बन के अब तो जो है पूरे दुनिया में भारत का ही परचम लहरा रहा है और कह रहे हैं कि 2024 से लेकर 25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी और बता रहे हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से सरकार के पास आमदनी का साधन बढ़ चुका है, ढेर सारा जो है मुद्रा इकट्ठी हो गई है। और ये कह रहे हैं कि बस जैसे विश्व गुरु भारत बन गया है वह उसी की तरह भारत जो है अब हिंदू राष्ट्र बस बन ही गया, समझो हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। और मुसलमानों का और वंचितों का, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों का इंतजाम कर दिया, बोलो इनका आरक्षण खत्म कर दिया, मुसलमानों की तो खैर नहीं। और हमारा वोट तो पक्का है क्योंकि हम राशन की दुकान पर जो है दाना लोगों को दे रहे हैं। और ये कह रहे रोजगार तो बढ़ रहा है, पकौड़े की ठेली लगाना भी इनकी नजर में रोजगार है, तो रोजगार बढ़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि सबका साथ मिल रहा है और हम सबका विकास हो रहा है। तो ये कुछ एक बातें ऐसी हैं जो गोदी मीडिया फैला रहा है और ये मनुवादी नेता लोग फैला रहे हैं और जिसको दिमाग में रखते हुए, जिस बात की चर्चा करते हुए ये अपने आप में फूले नहीं समाज रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि देश बस अब तो चमत्कार हो गया, देश में कोई मुद्दा रहा ही नहीं, देश केवल और केवल मोदी और गोदी मीडिया के आसपास घूम रहा है और इन्हें लग रहा है कि जो है विकास हो गया है, चौतरफा विकास हो गया है। लेकिन ये हो गया मेरी नजर में, भारत को ये ग्रोथ स्थिति नहीं दे रहे हैं, विकास नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की जो विकासशील राष्ट्र होने का दर्जा था वो भी छीना जा चुका है। भारत अब विकासशील देशों की सूची में नहीं आता, भारत अब अविकसित देशों की सूची में आता है, जो कि पीछे पायदान पर चला गया। मतलब वास्तविकता से आपको रूबरू कराता हूं, जहां ये लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बन गया, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, पर मैं कह रहा हूं कि यहां तो विकास ही रो रहा है। क्यों रो रहा है? सबसे पहला पॉइंट बताता हूं, वास्तविकता से आपका रूबरू कराता हूं। पर अच्छा, रूबरू कराने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश में महंगाई का आलम कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि महंगाई लोगों के सर के ऊपर चढ़ के तांडव कर रही है, आमदनी के साधन खत्म हो चुके, लेकिन फिर भी जनता की आवाज नहीं आ रही है। जब 450 रुपए बिकने वाला सिलेंडर देश में बेचा जा रहा था तो सिलेंड्रेला जो आई थी माता स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर लेकर के बैठ गई थी और उन्हें वो महंगा लग रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है तो ये माता रानी कहाँ है?
आज ये सिलेंड्रेला भी तो आती तो शायद उन्हें भी पता लगता कि महंगाई किसे कहते हैं। दुख का विषय यह है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष में विभिन्न पार्टियां हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, और ये राजनीतिक दल खुल के अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। जैसे मानो इनके मुंह के ऊपर टेप लगा दी गई हो। वो सारे रहनुमा जिन्हें हम अपने रहनुमा मानते थे, वो रहनुमा भी चुप बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। मैं लोगों को जरूर बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता सुनिए। वास्तविकता यह है कि भारत में अपराधीकरण बढ़ चुका है। अपराधीकरण का नंगा नाच इस देश में सर चढ़ के बोल रहा है। इस देश में जो धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ भारत सरकार के बैंक और अन्य निजी बैंकों का पैसा लेकर के भाग जाते हैं और इस मोदी सरकार के हाथ नहीं आते। नीरव मोदी आज तक इनके हाथ नहीं आया। विजय माल्या ने चवन्नी नहीं लौटाई। मेहुल चौकसी ने इनके ऊपर थूक दिया और चला गया इस देश से दौलत इकट्ठी करके। तो क्या हो रहा है इस देश में? ये जो अपराधीकरण बढ़ा है, इस अपराधीकरण पर लगाम लगाने की औकात इस सरकार की नहीं है। मजे की बात, किसी अब्दुल, किसी वसीम की एक छोटी सी अगर जूस की दुकान कहीं बाहर रोड पर पिछले 20 सालों से 30 सालों से लग रही थी, तो वो अपराध दिखाई देता है। उसकी एक छोटी सी दुनिया को उजाड़ दिया जाता है। एक बुलडोजर आता है और उसकी पूरी दुकान को तोड़ डालता है। एक दबे कुचले समाज का व्यक्ति जो सड़क किनारे बैठ करके जूता सिलने का काम करता था, उसके रोजगार को उजाड़ दिया जाता है। लेकिन नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोगों के ऊपर कभी बुलडोजर नहीं चलता। उनके मकानों को कभी नहीं गिराया गया, कभी उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई कि उन्हें रोजी रोटी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। धन्ना सेठों के ऊपर इन लोगों की बुलडोजर नहीं चलती। अपराधीकरण बढ़ रहा है और सरकार के नुमाइंदे ही कर रहे हैं। कठुआ के एक मंदिर में एक छोटी सी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और वो गूंगा बहरा भगवान अपनी आंखों से देख रहा था उस छोटी बच्ची के साथ किया जाता हुआ अत्याचार। ना तो उस भगवान ने आंख खोली, ना एक तमाचा मारा उस वहशी दरिंदे को जिसने उस मुस्लिम बेटी के साथ अत्याचार एक मंदिर के अंदर किया। डूब के मरने की बात है, शर्म से मर जाने की बात है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में ही उस वहशी दरिंदे के पक्ष में जुलूस निकाले, उस वहशी दरिंदे के पक्ष में नारे लगाए गए और उसी को बचाने की वो वकालत करते रहे और उस बेटी को इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। इस देश में अपराधीकरण बढ़ रहा है। हाथरस में हमारी एक बहन का, क्या कहूं मैं, दुख होता है कहते हुए, बहन के ऊपर अत्याचार दुराचार कर दिया जाता है और जब उसकी पैरवी करने के लिए उसका बाप कदम उठाता है तो उसके बाप को भी थाने में ठूंस दिया जाता है और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके बाप को भी मार दिया जाता है। थाने में ही टॉर्चर के तहत मार दिया जाता है और फिर उस बेटी का इलाज नहीं हो पाता तो फिर उस बेटी को भी जान से हाथ धोना पड़ता है और उसके शरीर को जो है उसके परिवार वालों को सौंपने की बजाय उसे रात को 1:30 बजे जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, पेट्रोल कैरोसिन डाल के उसे जला दिया जाता है। और ये सब तत्कालीन सरकार के नाक के नीचे हो रहा था और तत्कालीन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी और वो मुकदमा आज भी बदस्तूर जारी है। उस बहन को आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे समाज के नुमाइंदे बन के लोग गए थे वहां पर, क्या क्या लोगों ने वहां जाकर केवल और केवल अपने लिए पॉपुलैरिटी बटोरी। वहां जाकर के दिलासा देने के नाम पर वो अपने आप को चमका रहे थे, अपना को नेता साबित करने में लोग जुटे हुए थे। लेकिन आज तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। आगरा में एक बेटी के ऊपर, रास्ते में खड़ी हुई बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जिंदा जला दिया जाता है, उसे कोई भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कितने केस गिनवाऊं जो बीजेपी के नेताओं ने खुद किए। कानपुर के पास एक बहन के साथ
दुराचार हुआ, वो तो बीजेपी का नेता ही था ना, सेंगर के साथ क्या हुआ? क्या उसे वास्तव में जो है बहन को इंसाफ मिला क्या? अभी तक बदस्तूर जारी है कि इंसाफ ना दिया जाए, अन्याय बढ़ रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है। अपराधीकरण कुछ इस तरह बढ़ रहा है कि 2014 के बाद से लेके कभी पहलू खान को लिंचिंग के तहत मार दिया गया, कभी किसी एक शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के व्यक्ति के ऊपर दुराचार किया गया, केवल इस आड़ में कि वो गौ मांस लेके जा रहे थे। ऊना में दलितों को मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, और मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार बदस्तूर जारी रहे। गुड़गांव में घर में घुसकर एक मुस्लिम परिवार के ऊपर आतंकी हमला किया गया, भगवाधारियों ने जाकर आतंकी हमला किया। एक बहन जो स्कूल जा रही थी, हिजाब पहन के अगर स्कूल जा रही है, तो उसके ऊपर भगवाधारियों ने हमला किया, उसको मारने का प्रयास किया, उसके हलक में अपने शब्द ठूंसने का प्रयास किया, लेकिन उस बहादुर बेटी ने इन भगवाधारियों के मुंह पे थूक दिया। और अकेली नहीं, जो है अपनी असमत को बचाते हुए अपने धर्म का झंडा बुलंद किया। ये अपराधीकरण, ये मनुवादी भगवाधारी बढ़ाते जा रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, आप अगर देखें तो ये बीजेपी के लोग ही थे जिन्होंने लोगों को, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, और अपराध बढ़ते चले गए। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वास्तविक स्थिति है। ये कैसा विश्व गुरु है, कैसा विश्व गुरु है जहां बलात्कार के दोषी फ्री रहते हैं। ये कैसा विश्व गुरु है जहां पर बहन बेटियों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन गाय की जान बचाने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर आ जाती है और किसी एक निर्दोष को जान से मार देती है। यह अपराधीकरण नहीं है तो क्या है? मैं तो इसे कहूंगा यह आतंकवाद है, भगवाधारियों का आतंकवाद है, और इस आतंकवाद ने इस देश को धराशायी कर दिया है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान सरकार की नीतियां ही गलत है। ये वर्तमान सरकार में कैसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, उन्हें इस देश को चलाने की सलाहियत ही नहीं है। इन लोगों ने एक बार निर्णय लिया था, निर्णय ये था कि भारत में चलने वाले करेंसी नोट को बंद कर दिया जाए। जब भारत में करेंसी नोट बंद हो जाएंगे तो उसके फायदे इन्होंने गिनाए। इन्होंने फायदा गिनाया कि जो काला धन है वो बाहर निकल के आएगा, जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। 500 रुपए का नोट चूंकि 1000 रुपए का नोट चूंकि बड़ा नोट है, इसलिए उसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। तो इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, कोई योजना बनाई नहीं, इन्होंने क्या किया? रातों रात नोट बंद कर दिए। इन्होंने पूरे देश में लगे हुए लाखों एटीएम जो थे, उनमें जो लगने वाली जो कैसेट है, कैसेट को चेंज ही नहीं किया, क्योंकि पहले वाला जो 500 का नोट था और 1000 रुपए का नोट था वो बड़ा नोट था। अभी जो वर्तमान में 500 का नोट चलाया इन्होंने, उसका साइज छोटा है, तो छोटे साइज के हिसाब से कैसेट्स का कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए था। बट दीज पीपल हैव नॉट बीन अवेयर अबाउट इट। उन्हें पता ही नहीं था। उन लोगों ने कैसेट्स का कैलिब्रेशन नहीं करवाया, तो परिणाम क्या हुआ? तो एटीएम के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग गई, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, और हाल इतना खराब हो गया कि बैंकों में पैसा नहीं था। और फिर पता है क्या हुआ? जो पुराने नोट थे, लगभग ऑलमोस्ट जितना पैसा मार्केट में चल रहा था, देश में चल रहा था, सारा का सारा रिकवर कर लिया, सारा का सारा पैसा आ गया। तो फिर काला धन कहाँ था? कहाँ था काला धन? काला धन नहीं ला पाए ये लोग। तो ये बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्के हटा करके चमड़े के सिक्के चालू किए थे, और एक दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक इस आधुनिक भारत में सफेद दाढ़ी लगा करके फिर से आ गया, और उसने इस बार नोटों को बंद केवल इस एवज में कर दिया कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ये कहा कि 1000 रुपए के नोट से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, और नोट छाप के तो 2000 रुपए का। तो क्या अब भ्रष्टाचार समाप्त हो गया या 2 गुना हो गया? इसके बारे में कौन चिंता करेगा? These bloody men have to think about it। ये मुझे मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा कुछ नहीं प्रतीत होते। तो इनका ये वाली नीति गलत रही और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी गलत रहा। फिर इन्होंने जल्दबाजी में जीएसटी लॉन्च कर दी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जूता, जब आप जूता नया खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी कम है ना, वो 5% तक के स्लैब में था। और जब जूता टूट जाता है, उसे कबाड़ में बेचते हैं, तो वो जूते पर 28% का स्लैब लगाएगा। मतलब क्या सोच के किया इन लोगों ने, किस तरह का दिमाग किसने दिया है, कोई मूर्ख लोग हैं। मतलब कबाड़े का काम वो लोग करते हैं जो अभी जगह जगह से कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, जो आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, छोटे छोटे कबाड़ी, फिर बड़े कबाड़ी को बेचते, बड़ा कबाड़ी फिर आगे बेचता है। तो एक बहुत बड़ा साधन होता है गरीब तबके के लोगों के लिए कबाड़ का काम करने का। लेकिन इन्होंने गरीब को शुरू से ही दबा के रखने की एक योजना बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी, जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास अवेलेबल ही नहीं है जीएसटी का। और जीएसटी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अभी भी खींचातानी है, तनातनी रहती है कि किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। कहने के लिए इन्होंने जो है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो है कैटेगराइजेशन किया है, बट स्टिल देयर आर मैनी पॉइंट जिसके ऊपर इन्होंने फजीयत खड़ी करके रखी है। इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ठीक नहीं है जीएसटी का। फिर ये लोग मैं बता रहा हूँ कि गलत नीतियां क्या है। फिर एक बार ये लोग लाए भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल आया तो जो है ना तो लोगों को समझाया इन्होंने, ना किसानों के बीच में गए, और भूमि को अधिग्रहण करने की बात करने लगे। फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। जो भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन कर रहे थे, वो संशोधन को इन्हें वापस लेना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि नीति गलत थी। फिर एक बार वो नीति इनकी गलत हुई, इन्होंने क्या किया, जो SC/ST एक्ट था उसमें संशोधन किया, उसको कमजोर करना चाहा। तो 2 अप्रैल को शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग सड़कों पे आ गए। फिर उन्हें वो जो है वापस लेना पड़ा, क्योंकि नीति गलत थी। इसके अलावा इन्होंने फिर किसानों के 3 काले कानून लेकर के आए। अब जो है उसके ऊपर भी फजीयत खड़ी हो, पूरे देश में आंदोलन हुआ। अंततः वो 3 काले कानून भी इन्हें वापस लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? क्योंकि नीति गलत थी। फिर ये लेकर के आए एनआरसी में जो है मजे की बात यह है कि एनआरसी सबसे पहले इन्होंने असम में कर दिया। असम में जब एनआरसी की तो इन्होंने लगभग 18 लोग ऐसे निकाल दिए जो भारत के नागरिक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, उन 18 लाख में से 15 लाख से ज्यादा लोग हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये पूरे देश में एनआरसी करेंगे और इस तरह से जब लोग निकल के आएंगे तो उन्हें भेजेंगे कहाँ? कौन सा देश इन्होंने तैयार कर रखा है? क्या योजना है इनके पास? क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है, और रबिश। ये बकवास कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने के लिए गलत नीतियां बना रहे हैं। फिर इन्होंने जो है नीति बने, निजीकरण करना शुरू कर दिया। भारत में जो कंपनियां थी, जो भारत की सरकारी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करती हैं, उन कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने औने पौने रकम में 6 महीने पुरानी कंपनी को पवन हंस बेच दिया, जो हेलीकॉप्टर की कंपनी हुआ करती थी। और मतलब क्या कहूँ मैं इस सरकार की नीतियों को, ये मूर्खता से परिपूर्ण सरकार है। अब इन गलत नीतियों का परिणाम क्या हो रहा है? गलत नीति जैसे पहली बार देश में हुआ कि आरबीआई का जो फंड है ना, वो भी सरकार ने इस्तेमाल कर लिया। जीएसटी से बहुत अच्छा कलेक्शन है, इनकम टैक्स से बहुत अच्छा कलेक्शन है, महंगाई बढ़ रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके पास बहुत सारे आ रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है आरबीआई का जो है वो इस्तेमाल कर लिया, फंड इस्तेमाल कर लिया। और पेट्रोल डीजल तो चरम पर है, महंगाई बढ़ी। तो महंगाई जब बढ़ी तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल के दाम की बात करें तो 2014 और उससे पहले जब कोई और सरकार थी, ये मनुवादी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उस समय जो कच्चे तेल की कीमत थी वो लगभग $120 प्रति बैरल, 130, 125 चल रहा था। लेकिन वर्तमान में लगभग अगर $70 प्रति बैरल भी है वर्तमान में, उसके बावजूद 106 रुपए का पेट्रोल है और लगभग 100 रुपए डीजल है। तो यार इतनी महंगाई, और इस महंगाई के बारे में सारे चुप लगा के बैठे हुए हैं, चुपचाप अपना स्कूटर लेके जाते हैं, भर के तेल भरवा के आ जाते हैं। इस पूरी जनता में कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचा यार। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर से पार चला गया। इतनी महंगाई, इतनी कमर तोड़ महंगाई। एप्पल खरीदे नहीं बन रहा भाई,
अब नए इस दौर में जो गर्मी का दौर चल रहा है, इसमें मैंगोज आ जाते थे आराम से, हम लोग 30 रुपए किलो 25 रुपए किलो मैंगोज खरीदते थे। आज यार 80 और 90 रुपए किलो मैंगो है। मतलब इस सीजन में इतना महंगा है मैंगो, जो कि सीजन ही उसका है। हम लोग जो है 10 रुपए 15 रुपए किलो आराम से खरबूजा खरीद लिया करते थे। आज खरबूजा 100 रुपए का 2.5 किलो है। तो भिंडी 80 रुपए किलो है। तो इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, गरीब को बिल्कुल मार डाला इन लोगों ने। तो कैसे चलेगा यार? क्या हो क्या रहा है इस देश में? इतनी महंगाई जो कि चरम सीमा पर है, और ये लोग कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु कहां से बन रहा है? तुम्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, तुम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एक तो महंगाई बढ़ रही है, एक और प्रमाण मिल गया कि देश में महंगाई है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। उसका प्रमाण यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 4% से बढ़ा करके 4.4% कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये कदम इस वजह से उठाया कि देश में महंगाई दर बहुत ऊंची हो चुकी है, ताकि उसमें बैलेंस किया जा सके। बात ठीक है, चलो तुमने कम से कम कुछ तो किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये मॉनेटरी पॉलिसी ही क्यों लगाई गई? एक तो जनता पहले से ही महंगी चीजें खरीद रही है, और ऊपर से आपने भी जो है ये पॉलिसी लगा दी कि रेपो रेट बढ़ा दिया। जैसे रेपो रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ईएमआई बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो लोगों की जेब फिर से कटनी शुरू हो जाएगी। एक तो लोग पहले ही 200 रुपए पार का सरसों का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपए पार का 105 रुपए पार का पेट्रोल खरीद रहे हैं, दालें 150 रुपए किलो खरीद रहे हैं, अब ईएमआई भी महंगी। अरे यार कुछ तो शर्म करो। अगर तुमने कोई डिसीजन लिया भी तो डिसीजन भी इतना गलत डिसीजन लिया। फिस्कल पॉलिसी अपनाते, फिस्कल पॉलिसी के दायरे में रहते तो कम से कम लोगों को रोजगार देते। पहले जो तुम्हारा पेट्रोल या डीजल पर जितना केंद्र सरकार पैसा ले रही है, अगर डीजल पर 27 रुपए ले रही है तो उसे घटा के 10 रुपए कर देते, 17 रुपए की राहत मिलती। स्टेट गवर्नमेंट को घटाने चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार है वो तो घटाना चाहती नहीं है, बल्कि ये कह रही है कि राज्य सरकारें नहीं घटा रही है। अरे राज्य सरकारें बाद में घटाएंगी, पहले तुम तो हटाओ। तुम तो घटाने के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है ना, भारत में जब भी सरकारें बनी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार सरकारें जन कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। सरकारें व्यापार करने के लिए नहीं बनाई जाती। ये वर्तमान सरकार जन कल्याण की सरकार नहीं है। ये वर्तमान सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाई गई सरकार है। ये व्यापार कर रहे हैं लोग। महंगाई तो आसमान पर है ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारत के शहरों में जो बेरोजगारी है, इसी मार्च का डेटा बता रहा हूं, 8.28% मार्च में थी महंगाई, बेरोजगारी, जो इसी अप्रैल में बढ़कर के 9.22% हो गई है बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में। पूरे भारत की जो बेरोजगारी दर है मार्च में थी 7.6%, और ये अप्रैल में बढ़ के होगी 7.8 और 3%। यार इतनी बेरोजगारी क्या होगा इस देश में? हरियाणा में 34.5% की बेरोजगारी, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से ये देश को बर्बाद करने में तुले हैं ये मनुवादी सरकार के जो नुमाइंदे हैं। इन सारी चीजों को, जो सारी वास्तविकताएं मैंने बताई हैं, इन सारी चीजों की तरफ आपका ध्यान ना जाए तो ये टीवी पर डिबेट चलाते हैं कि लाउड स्पीकर लगना चाहिए, ये लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए। आप लोगों का वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं जाए तो ये टीवी पे डिबेट करवाते हैं कि हिजाब होना चाहिए या हिजाब नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये आपको ऐसे मुद्दे देते हैं जिसमें आपका मनोरंजन होता है। आप हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना करने लगते हैं, हिंदू होने के दम भरने लगते हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश रहेगा तभी तो तुम्हारा श्री राम भी बचेगा, और जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? ये तथाकथित राष्ट्रवादी स्वयं को कहने वाले लोग, इन मूर्खों से ये पूछो कि जब भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी जाएगी तो भारत बचेगा कहां?
जब भारत के लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिए जाएंगे तो भारत बचेगा कहाँ? जब भारत के लोगों की परचेजिंग पावर घटा दी जाएगी तो भारत बचेगा कहाँ? जब भारत के लोगों के सर के ऊपर महंगाई इतनी लाद दी जाएगी कि उनके आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो भारत बचेगा कहाँ? जब भारत में रहने वाले लोगों में आपसी मैत्री भाव को समाप्त कर दिया जाएगा और लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक दूसरे से लड़ा दिया जाएगा तो भारत बचेगा कहां मूर्खों? इस संबंध में सोचना होगा। इस देश को बर्बाद करने के लिए एक दाढ़ी वाले ने जो चाल चली है उससे हमें बचना होगा, संभलना होगा। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इनके झांसे में ना आए और कदम दर कदम भले ही एक एक कदम उठाना पड़े, एक एक कदम उठाएंगे। हम एकजुट होकर के इन मनुवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। मैं फिर से इस मनुवादी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।